नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी और साइकोलॉजी की सीरीज़ में हमने 22 क्लासें कंप्लीट कर ली थी। ये इसी सीरीज़ की 23वीं क्लास है। दोस्तों, हमारे अधिगम के सिद्धांत चल रहे थे और आज अधिगम के सिद्धांतों का अंतिम सिद्धांत हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैंने 1 क्यों लिख रखा है, इसका मतलब यहाँ से एक प्रश्न आने के अब की बार रीट में बहुत अधिक चांस है। इस सिद्धांत की हम बात करें तो ये सिद्धांत है संज्ञानात्मक अधिगम विकास का सिद्धांत। किसने दिया था? तो ये दिया था जीन प्याजे ने। अतः इसे हम पढ़ेंगे जीन प्याजे का संज्ञानात्मक अधिगम विकास का सिद्धांत। स्विट्जरलैंड के विद्वान जीन प्याजे ने बायोलॉजी के क्षेत्र में अध्ययन किया और 1922 से 32 के बीच में अपने ही बालक का अध्ययन करते हुए एक बालक का विकास किस तरह से होता है इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अतः जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो देखो, यहाँ से जो नोट करने की बातें वो दो हैं। एक तो ये है कि ये संज्ञानात्मक अधिगम विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया जीन प्याजे ने। ठीक है। दूसरी बात, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीन प्याजे को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की और है कि जीन प्याजे ने अपने ही बालकों पर अध्ययन किया था और ये बताया था कि भी बालक का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है। इसे ही जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक अधिगम विकास नाम दिया था। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि अपने ही पुत्र या ऐसे पूछ लिया जाए अपने ही 3 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किसने किए? तो वहाँ पर आंसर आएगा पेस्टोलॉजी। कौन आएगा दोस्तों? पेस्टोलॉजी आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हालांकि इस प्रश्न का इस सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रिलेटेड करके बताया है क्योंकि जीन प्याजे ने भी अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। लेकिन अगर ये सब प्रश्न पहले आया हुआ है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर प्रश्न ये आ जाए कि अपने ही 3 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किसने किए, तो आंसर आएगा पेस्टोलॉजी ने। चलिए हम इस सिद्धांत की बात करते हैं, आगे और बढ़ते हैं कि जीन प्याजे ने इंद्रियों से प्राप्त होने वाली संवेदनाओं के आधार पर होने वाले बालक के विकास को 4 अवस्थाओं में वर्णित किया, जो कि निम्न प्रकार से हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या बन जाएगा कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो आपको बताना है 4 अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी? 4। कौन कौन सी है? तो हम पहली अवस्था की बात करते हैं, वो है संवेदी या पेशीय गामक अवस्था। यह है जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में शिशु अनुकरण के माध्यम से सीखता है और भाषा का विकास होने लगता है। जब शिशु लगभग 2 वर्ष का होता है तब उसमें 2 शब्दों के वाक्य विकसित हो जाते हैं। तो संवेदी पेशीय गामक अवस्था में जो बच्चा होता है वो कैसे सीखता है? तो वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी कि जो दूसरों को देखेगा वैसा का वैसा ही उसको ग्रहण कर लेता है। इस अवस्था में स्पर्श करना, श्रवण करना, सुनकर, दृश्य यानी कि देखकर आदि से सर्वाधिक प्रभावशाली ज्ञानेंद्रियाँ होती है, यानी कि स्पर्श यानी कि त्वचा, श्रवण यानी कि कान और दृश्य यानी कि आँखें। ये 3 जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं ये अधिक प्रभावशाली होती हैं। वैसे तो ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती है दोस्तों, लेकिन इस अवस्था में स्पर्श करना यानी कि त्वचा, श्रवण करना यानी कि कान और दृश्य यानी कि आँखें, ये 3 अधिक प्रभावशाली होती है और इन्हीं के माध्यम से बच्चा अधिकांशतः ज्ञान को ग्रहण करता है। इनसे प्राप्त संवेदनाओं के आधार पर ही वह सीखता है और इसी वजह से इस अवस्था को अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। वो हमने शैशव अवस्था में पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दूसरी अवस्था पर। देखो, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख रखा है अनुकरण और अनुसरण। दोस्तों, अनुकरण और अनुसरण अपने आप में अलग अलग है। अगर आपको नहीं पता हो तो अभी देख लीजिए। अनुकरण जो होता है वो होता है 100% नकल करना, अगले की बिल्कुल सेम टू सेम व्यवहार को रिपीट करना। और अनुसरण जो होता है वो होता है कि अगले के व्यवहार को देखना और उस व्यवहार में से जो अच्छा लगे उसको अपनाना और अच्छा नहीं लगे तो उसको अपनाना नहीं। ठीक है। तो
अनुकरण में तो 100% अपनाता है बच्चा, चाहे वो गलत व्यवहार हो या सही व्यवहार हो, लेकिन अनुसरण में जो उसको अच्छा लगता है वही व्यवहार अपनाता है, जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं अपनाता है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी जो इसकी अवस्था है संज्ञानात्मक सिद्धांत की, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक है। जीन पियाजे के अनुसार लगभग 2 वर्ष की आयु में बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है और छोटे मोटे कार्यों में हाथ बटाने लग जाता है। इस अवस्था में 2 अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, इसलिए इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इनमें से जो एक अवस्था है वो है पूर्व प्रत्यात्मक काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष तक, जिसे प्रबल जिज्ञासु काल भी कहा जाता है। यह काल प्रारंभिक विचारों का काल होता है। इस काल में बालक के मस्तिष्क में छोटे छोटे विचार पैदा होने लग जाते हैं, जिनके कारण वह कई प्रकार के सवाल जवाब करने लगता है। इसलिए इस काल को प्रबल जिज्ञासु काल कहते हैं। यानी कि वो जिस भी वस्तु को देखता है उसके बारे में पूछता है कि ये क्या है ना। जिसके बारे में देखेगा उसी के बारे में पूछेगा। इसी वजह से इसे प्रबल जिज्ञासु काल कहा जाता है। ये 2 से 4 वर्ष तक ही होता है दोस्तों। ठीक है। दूसरी जो इसी की स्टेज का दूसरा जो पार्ट है वो है अंत्य प्रज्ञा काल। ये होता है 4 से 7 वर्ष तक। इसमें इसे अपन अनुसरण काल कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है और मुख्य रूप से वो बाल्यावस्था में प्रवेश करने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको पता लग जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो अच्छा है उसको वो मतलब ग्रहण कर लेता है और जो अच्छा नहीं है उसे छोड़ देता है। तो इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं अनुसरण करना। तो अतः अंत्य प्रज्ञा काल को अनुसरण काल भी कहा जाता है। इस काल में बालक अनुसरण करने लगता है तथा दूसरे के कहे अनुसार करने के स्थान पर स्वयं अपनी इच्छा से जो अच्छा लगता है उस कार्य को करता है तथा अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है। अंतः का मतलब होता है अंदर ही अंदर, और प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञानी। मतलब खुद ही को अंदर ही अंदर क्या समझने लगता है? ज्ञानी समझने लगता है। यह वस्तु स्थायित्व का काल होता है। इसलिए बालक इस अवस्था में दी जाने वाली विषय वस्तु को, जैसे कोई वर्णमाला है, गिनती है, पहाड़े हैं आदि को सेम टू सेम रट लेता है। अतः इस अवस्था को रटंत की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ एक नोट लगा के लिख रखा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के समय बालक में सजीव चिंतन पैदा हो जाता है और सभी वस्तुओं को वह सजीव मानकर सोचता है। जैसे एक बालक सूर्य की ओर देखते हुए ये कहता है कि देखो सूर्य मेरे साथ चल रहा है। छोटे बच्चों को काफ़ी बार आपने देखते हुए ये कहते हुए सुना होगा। बालक का यह कथन उसके सजीव चिंतन को दर्शाता है। अतः पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को सजीव चिंतन की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सारे के सारे जो नियम हैं वो मुख्य रूप से आपके शैशव अवस्था के लागू होते हैं। जैसे सजीव चिंतन की अवस्था या अपन कहते हैं अंत्य प्रज्ञा काल, उसी को कहा जाता है। इसके अलावा अनुकरण या अनुसरण की अवस्था, प्रबल जिज्ञासु काल, ये सब शैशव अवस्था के उदाहरण हैं और इन्हीं को अपन शैशव अवस्था के अंतर्गत परिगणित करते हैं। लेकिन अगली जो अवस्था आती है उसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और 7 से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के उदाहरण हैं। इस अवस्था में बालक मूर्त परिस्थितियां या वस्तुओं पर विचार प्रकट करने लग जाता है, गणित से संबंधित सामान्य गणनाएं करने लग जाता है, पूछे गए सवालों को पलट कर जवाब देने लग जाता है। अतः बाल्यावस्था को पलटावी अवस्था भी कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में। तथा विशेष रूप से सामान्य विचार प्रकट करने लग जाता है, इसलिए इस अवस्था को वैचारिक काल की अवस्था भी कहा जाता है। जब हमने दोस्तों बाल्यावस्था के उपनाम पढ़े थे तो हमने ये सारे नाम पढ़े थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लगभग 9 वर्ष की आयु के बाद में वह तार्किक विचारों की दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, और चौथी जो इसकी स्टेज आती है वो आती है अमूर्त यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वो होती है 11 से लेकर 15, कुछ विद्वान 11 से 15, 16 तक मानते हैं। 11 से 15 या 11 से 16। यह बालक के विकास की पूर्ण परिपक्वता की अवस्था होती है। बालक इस अवस्था में अमूर्त परिस्थितियों को समझने लग जाता है तथा उसमें संपूर्ण सामान्य ज्ञान, तार्किक चिंतन, परंपरागत व्यवहारों का विकास हो जाता है। जीन प्याजे के अनुसार 15-16 वर्ष तक की अवस्था तक बालक की बुद्धि का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है।
जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में जीव विज्ञान के स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ये बायोलॉजी के थे दोस्तों, इस वजह से इन्होंने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप कोई एक क्रिया दूसरी क्रिया से संबंधित रहती है, जो व्यक्ति को परिपक्वता की दिशा प्रदान करती है। जैसे भोजन करने पर जो है भूख ऑटोमेटिक ही मिट जाती है, पानी पीने पर जो प्यास है ऑटोमेटिक ही मिट जाती है। अतः पानी पीने की जो इच्छा थी उसके साथ में प्यास का संबंध था, यानी कि एक क्रिया के समांतर दूसरी क्रिया चल रही थी। इसे ही क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। अब इसी सिद्धांत से संबंधित दो शब्द और हैं दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आत्मीकरण। आत्मीकरण, जब कोई व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार में पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है अथवा आत्मसात हो जाता है, तो व्यक्ति उस व्यवहार से जुड़कर व्यवहार करने लग जाता है, इसे कहा जाता है आत्मीकरण। तर्कणा, दूसरा जो शब्द है वो है तर्कणा। तर्क करते समय जब व्यक्ति या बालक इस स्पष्टता को प्राप्त करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की जो अवधारणा है वो तर्कणा कहलाती है। यही तर्कणा का कार्य है। अब हम इसी में बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों वैसे तो हम बात करें कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ में दो जुड़े हुए जो टॉपिक हैं वो एक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और एक है अधिगम निर्योग्यता। इन दोनों को भी अपन इसी वीडियो में ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद में अभिप्रेरणा का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, अधिगम का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अपन इसको भी पूरा कर लेते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से सीखने का समय, थकान, पूर्व ज्ञान, अभिप्रेरणा, वातावरण, चाहे वातावरण परिवार का हो, समाज का हो या विद्यालय का हो, अधिगम को प्रभावित करता है। इसके अलावा विषय वस्तु की प्रकृति भी अधिगम को प्रभावित करती है। बुद्धि लब्धि, परिपक्वता, आयु, लिंग, सीखने की इच्छा, खेल मैदान, मित्र मंडली। दोस्तों ये सारे जो कारक हैं ये सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके अलावा शिक्षण विधियां भी अधिगम को प्रभावित करती है। अगर शिक्षण विधियां सही होंगी तो अधिगम उत्तम होगा, अगर नहीं होंगी तो नहीं होगा। शिक्षक का व्यवहार, इसके अलावा शिक्षक सहायक सामग्री इत्यादि, ये जो सभी कारक हैं ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम बात करते हैं अधिगम निर्योग्यता की, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि डिसलेक्सिया क्या है, तो पठन से संबंधित विकार है। डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन से संबंधित विकार होता है। अलेक्सिया जो होता है वो मानसिक पठन विकार होता है। डिस्ग्राफिया जो होता है वो लेखन विकार होता है। डिसकैल्कुलिया जो होता है वो गणित विकार होता है। डिसमोर्फिया जो होता है वो संदेह या भ्रम विकार होता है। और अफेज्या होता है भाषा संप्रेषण विकार। दोस्तों ये विकार भी आपको याद करने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है बस, और मिलेंगे कल की क्लास में दूसरे टॉपिक अभिप्रेरणा के साथ में। तब तक के लिए अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।